नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है प्रकाश। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर पीसीएस एग्जाम हो। तो सारे एग्जामों में इससे एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में और इससे जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो साधारण शब्द में हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग पर संचारित करती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचारित होती है। या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, या जिसकी सहायता से हमारी नेत्र किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला तो हमारा ये हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा अगर हम बात करें तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग को हम लोग दो प्रकृति में बांटते हैं, पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अगर ध्वनि तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि जो है वह हमारा अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो यहाँ से आप दो प्रश्न याद रखिएगा। पहला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो पथ होता है वह एक सरल रेखीय पथ होता है। तो यहाँ से हम लोग चार बातों को याद रखेंगे और यह चारों से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो हमारा ये हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी नेत्र किसी वस्तु को देखने में सक्षम होता है। दूसरा यह है कि प्रकाश हम जो है वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। और चौथा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्या है, और आपके ऑप्शन में या तो ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग है या एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस सारे ऑप्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक से अधिक ऑप्शन इसमें से दिखाई देंगे, तो उस कंडीशन में आप इन चारों बातों को याद रखिए और ऑप्शन के अनुसार आप उसके जवाब दीजिए। तो यहाँ से हम लोग ये चार बातों को सीखे। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह दोहरी प्रकृति होती है। क्या होती है? दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति का मतलब कि इसमें दो नेचर पाए जाते हैं। पहला तरंग और
दूसरा कण। तो प्रकाश जो है वह एक तरंग के रूप में भी कार्य करता है और एक कण के रूप में भी संचारित होता है। मतलब कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, दोहरी है, क्योंकि प्रकाश तरंग के रूप में भी संचारित होती है और प्रकाश कण के रूप में भी संचारित होती है। और इसी प्रकृति के कारण प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है। कुछ घटनाओं में जो है प्रकाश के तरंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि कण जो है वहां पे वह कण नगण्य हो जाता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश के कण जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके तरंग जो है नगण्य हो जाते हैं। तो प्रकाश की तरंग की बात अगर करें तो यह जो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के तरंग के रूप में जो हम घटनाओं का वर्णन करेंगे वह है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे घटनाओं का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वह तरंग के रूप में करते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग उनका व्याख्या नहीं कर पाता है। प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कर पाता है, तो उन घटनाओं को हम लोग कण के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम प्रभाव। क्वांटम प्रभाव। तो ये सारे जो हमारे हैं वह प्रकाश के कण की प्रकृति पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे यह, अब यहाँ से एक टर्म हमारा आता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव प्रकाश का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है वह सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। पूछा जाता है प्रश्न में कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसने दिया था, तो वह किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था, वह आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन ने अपने इस प्रकाश के विद्युत प्रभाव में कहा था कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में गति करते हैं। क्या कहा था इन्होंने, आइंस्टीन ने अपने प्रकाश का विद्युत प्रभाव में यह व्याख्या किया कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में गति करते हैं, और यह छोटे कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों के बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और यह किसने बताया, तो यह आइंस्टीन ने बताया प्रकाश का अपने विद्युत प्रभाव में। तो इस तरीके से हम देखेंगे, फिर से रिकॉल करते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, दोहरी होती है। दोहरी अर्थात तरंग के रूप में और कण के रूप में। कुछ प्रकाश की घटनाओं का जो व्याख्या है वह तरंग के रूप में किया जाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बर्न विक्षेपण। तो ये सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग प्रकाश के तरंग के रूप में करते हैं, मतलब तरंग की प्रकृति के आधार पर करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे हैं जहां पर प्रकाश का जो तरंगीय सिद्धांत है वह वहां पे फ्लॉप कर जाता है, और वहां पे हमारा कण का सिद्धांत लागू होता है, और इसके अंतर्गत हमारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव और काउंटर प्रभाव आता है।
अब विद्युत प्रभाव की हम बात करें तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसने दिया था, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। और इन्होंने अपने इस प्रभाव में व्याख्या करते हुए बताया था कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में गति करते हैं और उसी छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, या इसी को हम लोग वेग भी कह सकते हैं, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो है वह विभिन्न माध्यम में विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करेंगे तो वह 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बात किया जाए तो 3 लाख, और यदि मीटर प्रति सेकेंड में बात किया जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग जल में बात किया जाए कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2 × 25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगर हम कांच में बात करते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि विभिन्न माध्यम जो है निर्वात, जल, कांच, नायलॉन, ये सब हमारे माध्यम हो गए। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो है हमारा अलग अलग है, विभिन्न प्रकार की है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी निकलता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। इसको प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल ... ऑप्शन में आपको देगा सभी माध्यम में समान होती है, विभिन्न माध्यमों में एक समान होती है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो होती है वह विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग जल में प्रकाश की बात करें, प्रकाश की चाल की बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम लोग कांच में बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर नायलॉन में प्रकाश की चाल की बात करें तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इससे हमको क्या देखने से मिल रहा है कि निर्वात में जो है वह प्रकाश की चाल क्या है, सर्वाधिक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है और सबसे कम किसमें है तो वह नायलॉन में है। ऑप्शन में दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। ऑप्शन में अगर दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो अगर हमारे ऑप्शन में नायलॉन है तो हम नायलॉन को टिक करेंगे, अगर नायलॉन नहीं है तो वह हमारा आंसर जो है वह कांच पे जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रकाश की चाल निर्वात, जल, कांच और नायलॉन में
कितनी होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अब हम प्रकाश की चाल की बात कर लिए। अब हम देखेंगे कि प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं। तो प्रकाश से संबंधित कई सारे घटनाएं हमारे जीवन में व्यतीत होते हैं। उनमें से हम एक जो देखेंगे वह है सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना, लौट जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब है लौट जाना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे कि मान लिए कि ये हमारा कोई परावर्तक सतह है AB। कैसा सतह है? परावर्तक सतह, समतल सतह है। अब यहाँ हमारी कोई प्रकाश की किरण है, L प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे पड़ती है या आपतित होती है। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, यानी कि आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसे हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं। तो आपतित किरण किसे बोलते हैं? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आपतित। आपतित मतलब आने वाला। तो जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो अब परावर्तक सतह पे जैसे ही आपतित किरण पड़ती है, तो परावर्तक सतह से पड़ने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है, जिसे कि हम लोग अभी लंब बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम हो गया। अब हम देखते क्या है, ये मान लिया आपतित किरण, इसका नाम M है और यह N है। अब हम फिगर से क्या देखें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण मतलब जो प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब जो है हमारा अभिलंब कहलाता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित 2 नियम दिए गए हैं। कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला नियम, हम फिगर देख करके ही नियम को कवर कर लेंगे। पहला नियम, अब इस डायग्राम से क्या हमको पता चल रहा है कि हमारा जो आपतित किरण है, हमारा जो परावर्तित किरण है और हमारा जो अभिलंब है,
ये तीनों एक ही सेंटर पे तो है और वह हमारा सेंटर O है। ठीक है, फिर से सुनिए कि हमारा जो आपतित किरण है, हमारा जो परावर्तित किरण है और हमारा जो अभिलंब है, वह तीनों एक ही सेंटर पर है और यही प्रकाश की परावर्तन का प्रथम नियम है। क्या? कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही केंद्र में होते हैं। तीनों एक ही केंद्र में होते हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या है? अब दूसरे नियम की हम चर्चा करेंगे, दूसरे नियम को समझते हैं। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो यह अभिलंब है, यह मेरा अभिलंब है एन, यह आपतित किरण के साथ भी कोई कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमारा आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और इसे हम लोग कोण I से लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण आप से आप और आप से आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे कोण I से सूचित करते हैं। तो प्रकाश का दूसरा नियम, हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। यह हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं एक बार। प्रकाश का परावर्तन मतलब कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसे डायग्राम को हम समझते हैं कि जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से लौटती हुई मालूम पड़ती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही केंद्र पर होते हैं, अर्थात तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरी की अगर बात करें तो कोण I बराबर कोण R, अर्थात हमारा जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। मतलब कि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में जितने डिग्री से आपतित होती है, परावर्तक सतह पे पड़ती है, वह पुनः जो है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। जो फैक्ट जो है नोट्स में नहीं दिए गए हैं, नोट्स में काफी वैसे चीजों को समाहित किया गया है जो परीक्षक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपको यह एक जो है यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे प्रश्न जो है वह सोल्व हो जाएंगे। तो अगर नोट्स में साइड में आप इसे एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड करते जाइए जो कि नोट्स में PDF में नहीं दिया गया है या नहीं लिखा पाया है। चलिए, अब हम प्रकाश के परावर्तन को समझ लिए,
अब हम समझते हैं दूसरा जो हमारा प्रकाश का घटना आधारित है वह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, उसमें रिफ्लेक्शन था और यह रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन शब्द का मतलब होता है विचलित होना, विचलित होना। और विचलित होना का मतलब क्या होता है? पथ से भटक जाना। ये बिल्कुल आपको हम सरल भाषा में समझा रहे हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? विचलित होना। और विचलित होना का मतलब क्या होता है? पथ से भटक जाने से हम लोग कहते हैं ना कि विचलित हो गए हैं, पढ़ाई से विचलित हो गए, मतलब पढ़ाई से हम लोग भटक गए हैं, तो ही होता है पथ से भटक जाना, विचलित होना। अब देखिए इसको हम कैसे डिफिनेशन बनाते हैं इस चीज से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित होने का मतलब है कि या तो वह अभिलंब से दूर जाएगी या तो वह अभिलंब के नजदीक आएगी। तो कौन कौन से इसमें कंडीशन है? तो इसमें दो तरह के कंडीशन होते हैं। एक, दो, ठीक है। यह हमारा अभिलंब है और यह भी हमारा अभिलंब है। देखिए, अब मान लीजिए कि यह जो हमारा माध्यम है वह है विरल और यह जो हमारा माध्यम है वह है सघन, ठीक है। विरल का, अब यहाँ पे दो टर्म आया, विरल और सघन। तो पहले इस चीज को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि विरल क्या है, सघन क्या है। तो विरल का मतलब होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वह हमारा विरल में होता है, जैसे कि हवा। तो हवा क्या हो गया? हमारा विरल माध्यम हो गया। अगर हम सघन की बात करें तो सघन में हमारा कांच है, द्रव्य, जिसे कि हम लोग जल बोलते हैं, इस्पात। तो ये सब जो है हमारा वह क्यों कौन सा माध्यम हो गया? सघन हो गया। और विरल जो हो गया हमारा वह वायु हो गया, क्योंकि वायु वायुमंडल में है। तो अब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? गौर कीजिएगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यह विरल है, प्रकाश किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह सीधे ना जाकर वह क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अभिलंब से नजदीक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक उसी तरीके से इसका उल्टा, अगर हम, यह सघन माध्यम है और यह हमारा विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह जो है अभिलंब से दूर भागती है। यह दो तरह के कंडीशन प्रकाश का अपवर्तन में देखने को मिलते हैं। पहला तो हमारा हो गया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अर्थात वायु से कांच, द्रव या इस्पात किसी में भी जाता है तो वह क्या होता है? वह अपनी सीधी रेखा में ना जाकर वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और उसी प्रकार जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है।
ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन का दो कॉन्सेप्ट हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखे थे, वैसे अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम वही है हमारा जो प्रकाश का परावर्तन का है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। पहला नियम तो हमारा वही हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या है कि यहाँ पे माध्यम कितने थे? दो माध्यम थे, सघन और विरल। तो दिए गए माध्यम में आपतन कोण की जया मतलब हम लोग बोलते हैं साइन। दिए गए दो माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन। ध्यान दीजिएगा, दिए गए माध्यम में जो हमारा माध्यम दिया हुआ है सघन विरल, उसमें आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो दिए गए माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात आपतन कोण की जया अर्थात हम लोग लिख सकते हैं साइन आई। आपतन कोण को हम बताए थे कि कोणाई से लिखते हैं। अपवर्तन कोण की जया मतलब हम लिख सकते हैं साइन आर बराबर म्यू। यह है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जहां म्यू क्या है? एक स्थिरांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यही म्यू जो है हमारा अपवर्तनांक कहते हैं। और ये अपवर्तनांक की कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होती है, यह भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अपवर्तनांक की जब बात आया तो हम कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक की बात करते हैं। अगर हम हीरा की अपवर्तनांक की बात करें तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। अगर हम पानी की अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.35 होता है। यह दो का अपवर्तनांक आप मोस्टली याद ही रखिएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न में अक्सर। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है और पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.35 होता है। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के घटना पर कुछ घटनाएं आधारित है, उसे हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से घटना आधारित है प्रकाश के अपवर्तन पर? लिखेंगे अपवर्तन से संबंधित होने वाली या घटित होने वाली घटनाएं। तो सबसे पहला जो हमारा है
वह है तारों का टिमटिमाना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये घटनाएं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाएंगे कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। दूसरा, टूटे हुए कांच की दरार चमकदार दिखाई देना। तीसरा जो है हमारा मृग मरीचिका। अब मृग मरीचिका जो है वह एक जल की भड़म है, जलाशय होने की भ्रम है। ठीक है, मृग मरीचिका क्या है कि हम अक्सर जब राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है कि हमें रेत पे लगता है कि सामने में पानी है, सामने में कोई जलाशय पड़ा हुआ है और हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें जलाशय नहीं बल्कि रेत दिखाई देता है। तो अर्थात वह हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और यह घटना जो होता है वह प्रकाश के अपवर्तन पर होता है। तो वही है मृग मरीचिका, जलाशय होने का भ्रम। एक घटना इसको हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग सड़क पे जाते हैं तो कोई भी सड़क अगर ढाल करके ऐसा है तो वहाँ पे हमें लगता है कि चारकोल के ऊपर जो अलकतरा है उसके ऊपर पानी है, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होती है। तो अपवर्तन का मतलब ही है एक तरह से भ्रम उत्पन्न करना। ठीक है, चौथा अगर बात करें कि पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी प्रतीत होना। पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी प्रतीत होना, यह भी अपवर्तन से ही संबंधित है। पानी में अगर हम देखें कि अगर कोई गिलास है, ठीक है, अगर कोई गिलास है और यहाँ पे हम कोई छड़ दिए, तो यह छड़ जो है वह टेढ़ी प्रतीत होती है। इस तरीके छड़ ऐसे है तो वह हमारा ऐसे प्रतीत होती है, इस तरीके से प्रतीत होती है, टेढ़ी प्रतीत होती है। क्यों ऐसा प्रतीत होती है? तो हम जानते हैं कि हमारा इसके बाहर का जो हमारा माध्यम है वह है विरल, ठीक है, और हमारा नीचे का जो माध्यम है वह है हमारा जल है, अर्थात सघन है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जैसी ही वह, देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, जैसी वह अभिलंब की ओर वह मुड़ती है तो हमें लगता है कि छड़ जो है वह टेढ़ी प्रतीत होती है। तो यह भी एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करता है। एक प्रकार का और भ्रम है कि हमें किसी भी तालाब या नदी में जो मछलियां होती है वह वास्तविक गहराई से कम गहराई पर प्रतीत होती है। एक निश्चित उदाहरण है कि किसी भी आकाश में उड़ते पक्षी जो होता है वह वास्तविक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह सभी घटना जो है, वैसे घटना आप मोटे तौर पर याद रखिए कि वैसे घटना जो भ्रम की स्थिति को पैदा करता है वह अपवर्तन से संबंधित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्तन से संबंधित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। पहला, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, टूटे हुए कांच की दरार चमकदार दिखाई देना। तीसरा, मृग मरीचिका जलाशय होने की भ्रम। और चौथा, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी प्रतीत होना। तो यह हमारा प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है।
अब जो हम देखेंगे वह है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम इसे देखते हैं। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मुख्य रूप से दो शर्तें होनी चाहिए। दो शर्तें होनी चाहिए। वह शर्तें कौन कौन से हैं? तो पहला शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होना अनिवार्य है। पहला कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा वह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब यह क्रांतिक कोण क्या है? तो एक निश्चित कोण के लिए आपतन कोण का वह मान है जो कि अपवर्तन कोण का 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपक्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण हम किसे कहेंगे? कि एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाना क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। अब इनमें भी कई सारे घटनाएं घटित होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा यह है, हीरे का चमकना। पूछा जाता है प्रश्न में कि हीरे का चमकना किस पर आधारित है? तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दूसरा जो हमारा है वह है प्रकाशीय तंतु, जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वह है इंडोस्कोप। तो यह तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तीन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पे। प्रकाशीय तंतु किस पे आधारित है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन पे। इंडोस्कोप किस पे आधारित है? तो वह भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पे आधारित है। तो अब चूंकि उतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं कि अब हीरे क्यों चमकते हैं, प्रकाशीय तंतु कैसे काम करते हैं, इंडोस्कोप कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर बताना शुरू करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो सारी चीज़ एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ जो बताया गया है वह
जितने भी चीज़ बताए गए हैं, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, ये वही सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताए गए हैं, वही सारे फैक्ट बताए गए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वहाँ से सीधे प्रश्न उठा करके आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह हम लोग जो आज ने पढ़ा वह प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे दर्पण, लेंस और प्रकाश के अन्य घटनाएं जो हैं, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, वे सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग को वीडियो देखने के लिए।